हर बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक फैक्टर के रूप में उभर के आया है। आप किंग मेकर बनना चाहते हैं मगर किंग मेकर कभी बन नहीं पाए। इस बार चुनाव में मौलाना बदरुद्दीन अजमल कितना बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि बीजेपी भी आप बीजेपी के निशाने में हैं और बीजेपी आपके ऊपर देखा जा रहा है, जो बयानबाजी है बीजेपी की उसमें आपके ऊपर निशाना ज़्यादा साध रहे ना कि आपके जो लार्जर एलाई हैं कांग्रेस उनके ऊपर। तो अजमल फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में? देखिए, अजमल कभी भी मैंने अपने मुंह से लाइफ में 20 साल में कभी हमने नहीं कहा कि हम जो है वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। हमको अपनी हैसियत मालूम है ना कितना ज़्यादा। हाँ, किंग मेकर मीडिया वालों ने बनाया। मीडिया वाले कहने लगे कि तुम्हारे बगैर कोई मिनिस्ट्री बन नहीं सकती, इसलिए तुम किंग मेकर बनेगा। हमने कभी उसको माना नहीं, हमेशा नकारा। दूसरी बात जहाँ तक है कि कांग्रेस ही एक पार्टी है जो आसाम में बीजेपी को टक्कर दे सकती है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कांग्रेस को पहुंचाने की कोशिश की। और आप रियली फील्ड में भी देखेंगे कि कांग्रेस को जो सीटें हमने छोड़ी है या कांग्रेस ने लिया है, जहां भी 15,000, 20,000, 25,000 माइनॉरिटीज़ के वोट्स है, मैं वहां जाऊंगा, कैंपेन करूंगा। उन सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के लिए निकाल के लाने की हम कोशिश करेंगे। एक ही टारगेट हमारा है कि बीजेपी आसाम से विदा हो जाए। वो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाते हैं कि AIUDF कम्युनल पॉलिटिक्स करती है, AIUDF जो इलीगल सेटलर है उनको लेके पॉलिटिक्स करती है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल झूठ इल्ज़ाम है। मेरा पार्लियामेंट का लेक्चर्स है, एक नहीं कई मरतबा के लेक्चर्स हैं कि हम एक भी बांग्लादेशी को आसाम में रहने देना नहीं चाहते। एक भी इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ नहीं रहना चाहिए, एक भी बांग्लादेशी यहाँ रहना नहीं चाहिए। इस देश के लोग यहाँ रहेंगे। यहाँ के लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं। आज से 100 साल पहले, 50-60 साल पहले जिन लोगों के पास 200, 300 बीघे की ज़मीन थी, वो आज बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, लखनऊ फुटपाथ पे बेचारे एक हिसाब से भीख मांग रहे हैं। तो उनको रहने की जगह नहीं, वो कहाँ से दूसरे को ला के जगह देंगे। इसलिए हम लोगों ने सख्ती से कहा, और मैंने पार्लियामेंट में यहाँ तक कहा है कि आप बांग्लादेश को सील कीजिए। जिससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी, इवन आंसू, ये कहती थी कि उसको जो है फेंसिंग कीजिए। हमारी पार्टी द फर्स्ट पार्टी जिसने बोला कि उसको सील कीजिए, और सील करने की वजह से ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ये बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया में हो सकता है तो आसाम का बॉर्डर क्यों नहीं हो सकता, बांग्लादेश बॉर्डर क्यों नहीं हो सकता। दूसरा काम मैंने जो कहा वो ये कि बांग्लादेश से अगर कोई एक भी इंसान आता हुआ मिले उसको शूट साइड कीजिए, वहीं उसको गोली से ख़त्म कर दिए। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम दूसरों का बोझ बर्दाश्त करें। तो जितनी पॉलिसी मेरी इस मामले में क्लियर है, शायद किसी की नहीं। आज 50-60 साल से, 70 साल से यही बांग्लादेशी और देशी के नाम से आसाम में लोगों को हुकूमतें आती रही है, जाती रही है, बदलती रही है। इसको लेकर पॉलिटिक्स के लेकर हमने नहीं, पहले दिन से हमने कहा कि इस मामले को पॉलिटिक्स करना गुनाह है, हम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ के लोग यहाँ रहेंगे, बाहर के जो है वो बाहर जाए। तो क्या आप बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं या फिर आप एक बहुत बड़े थ्रेट हैं बीजेपी के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ सॉफ्ट टारगेट नहीं है बीजेपी के लिए। अगर एक टारगेट है, सिंगल वन अगर कोई टारगेट है तो मैं हूँ, सॉफ्ट टारगेट नहीं हूँ। वो चाहते हैं कि इसको सिर्फ खत्म कर दो, तो इतना बड़ा 33%, 35% वोट जो है वो एक तरफ खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस ने 35% वोटों को, हम तो अभी 15-16 साल से आए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी इनको लेके खेलती नहीं रही है, बल्कि इनके हितों को रक्षा करते हुए खेलती रही है, और वो पॉलिटिक्स में पावर में भी आती रही। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि, लेकिन हम लोग उनके लिए, बीजेपी के लिए मैं थ्रेट हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे 33% या 35% ये अजमल साहब के इशारे पे जाते हैं, अजमल साहब की बातें सुनते हैं। तो इन लोगों को डर है कि 35% एक साथ में पलट गया तो इन लोगों की कभी भी हुकूमत नहीं बन सकती है। तो इस डर की वजह से वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं और सबसे ज़्यादा अपने लिए दुश्मन समझते हैं। डी वोटर का मामला अपनी जगह पे है, और इसी तरीके से ये जो सारे मामलात हैं, इन सब को आज बीजेपी सरकार निपटा नहीं पाई, उनके सामने है। तो एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात की,
उन्होंने वहाँ 2.5 करोड़ की 2 करोड़ की बात की, असम में 25 लाख की, लेकिन मेरे हिसाब से 10 लाख तो सवाल बोल रहे हैं, मतलब 1 लाख लोगों को भी आज तक एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई है सरकार। इसलिए हर महाज पे फेलियर है तो क्या कहेंगे, लोगों के सामने एक ही चीज़ रहेगा, हेमंत बिश्व शर्मा साहब जाके डांस करें, अपने डांस के स्कूल, अरे भाई डांस करना है तो वैसी बॉडी बनाओ ना, डांस के पहले बॉडी तो बनाओ। लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, अब देखो लोग कैसे हंस रहे हैं। आप साइकिल चलाते हो, बहुत अच्छा है, बॉडी कम करने के लिए करते हो, एक वर्जिश है। आप डांस करने में ऐसा करते हो जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो। जिस दिन घर से भूल गए कि एक्सरसाइज करना था तो वहाँ जाके डांस पे आपने स्टेज पे गाना रख दिया। इससे लोग खुश होने वाले नहीं हैं। लोग समझ रहे हैं कि आप लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना बेवकूफ़ आप समझते हैं, और इसका नतीजा लोग इलेक्शन में आपको दे देंगे। अजमल साहब, AIODF की बात करें तो आपकी पार्टी जहाँ जहाँ लड़ रही है, आपने कहा है कि उन इलाकों में आपकी पकड़ मजबूत है। बीजेपी इस बार जो चुनाव में उसका जो कैंपेन का थीम है वो इस बार चुनाव सुरक्षा, समृद्धि और संस्कृति के ऊपर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने, आपके एलआई ने 5 गारंटीज दी है। तो AIODF का थीम क्या रहेगा? और ये जो आपके एलआई हो, मित्र हो, या फिर आपके अब बीजेपी हो, आपके जो अपोजिशन में है, इनके जो कैंपेन के ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मुझे आपने 3 चीज़ बताया बीजेपी का। क्या बताया? कल्चर बचना है, कल्चर बचने से आपका पेट भरेगा, कल्चर बचने से आपकी रोजी रोटी आ जाएगी। कल्चर बचना ज़रूरी है, हम भी बोलते हैं हर देश का कल्चर बुनियादी चीज़ होती है, लेकिन पहले पेट तो भरो, पहले लोगों को नौकरियाँ तो दो, लोगों को सुरक्षा दो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दो, लोगों को नौकरियों के मामले में एश्योरेंस दो कि हम इतनी नौकरियां आपको साल में देंगे, हम इस मुल्क को तरक्की देंगे, आसाम को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। ऐसा कोई विजन आपके पास नहीं है। तो आप 2-3 चीज़ों के ऊपर आ गए कि मुझे आसाम के कल्चर को बचाना है। कल्चर तो खुद ही बच जाएगा जब आप इस मुल्क के, इस आसाम के डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, किसानों की आप बात करेंगे, का की बात करेंगे। का के मामले में क्या आज सुरक्षित नहीं है लोग? उनके दिलों में डर है, भय है, उसको आप दूर कीजिए ना। इसीलिए NRC के मामले को आप ख़त्म कीजिए, डी वोटर के मामले को। तो लोगों का कल्चर जब खुश हो जाएंगे, उनका कल्चर वो खुद संभाल लेंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो इश्यूज़ की बात कीजिए ना, जो आप बोल के आए। 5 साल पहले आपने ये इश्यूज़ बोल दिया, इस मरतबा पूरे के पूरे इशू को ही बदल दिया। उस इशू में जाना ही नहीं चाहते। अब बदरुद्दीन सबसे बड़ा इशू हो गया, मियाँ परिषद मियाँ परिषद से क्या मामला है? हमने तो कह दिया हमारा मियाँ परिषद से कोई ताल्लुक नहीं है। आसाम में मुसलमान सिर्फ एक मियाँ ही है क्या? और वो 25 कम्युनिटी के मियाँ मुसलमान लोग हैं। तो इसलिए मियाँ को आप इशू बनाएंगे। मियाँ ने आपका क्या कर लिया, क्या खा लिया आपका? धोती, लुंगी और पजामा और कुर्ते को आप बना रहे हैं, टोपी को आप बना रहे हैं, दाढ़ी को आप बना रहे हैं। क्या दाढ़ी हिंदुस्तानी हिंदू लोग नहीं रखते हैं? क्या आसाम में, बिहार में धोती हमारे गैर मुस्लिम भाई लोग नहीं पहनते हैं? बहुत सी जगह हमारे मुस्लिम भाई लोग टीका भी लगाते हैं, औरतें टीका लगाती है। तो ये कल्चर की बात आप मत कीजिए, आप आसाम की सुरक्षा की बात कीजिए, आसाम को कैसे डेवलप करेंगे उसकी बात कीजिए। जो 5 साल पहले आपने वादा किया, उसमें गिना गिना के बोलिए हमने ये वादा किया था, हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया, हमने किया था वादा यहाँ तक पहुँचाया, हमने वादा किया था यहाँ तक पहुँचाया, और आइंदा 5 साल में हम इतना और आगे लेके जाएंगे। उसके कोई बात ही नहीं है। क्या आसाम के लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं? लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। आज अमेरिका, लंदन, जापान जाके हमारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बहुत ही वो इक्विप्ड है, और सोशल मीडिया वगैरह में, इंटरनेट के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर हमारे बच्चे मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपको, बीजेपी ये कह रही है कि आप चुनावी राजनीति में हैं, इसलिए चुनाव पोलराइज हो रहा है। हमने कांग्रेस से बात की, कांग्रेस ने ये कहा कि हम अजमल साहब के साथ हैं क्योंकि हम उनको सेक्युलर मानते हैं, मगर हाँ कभी वो अगर कोई भी इस तरह की पोस्चरिंग ले तो वहाँ पे हम लोग एक लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। इस बार बीजेपी अगर लोअर असम के इलाकों के देखें जहाँ पे आपका दबदबा है, पॉलिटिकल दबदबा है, वहाँ पे भी बीजेपी या फिर उनके जो एलाइज हैं वो कैंडिडेट देंगे, आपके घर में घुस के वो आपको चैलेंज कर रहे हैं इस बार लोअर असम में। इस पूरे मामले को, पूरे सिचुएशन को किस तरह से आप देख रहे हैं और आपका काउंटर अटैक क्या रहेगा? देखिए, बीजेपी ने अपना बी टीम नहीं बल्कि E+ टीम, रायजरदोल,
ई प्लस टीम असम जाति परिषद को इन लोगों ने मैदान में उतार दिया। हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने कहा मुसलमानों के बीच में से हम 20 सीट निकाल के लाएंगे। पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है। लोग समझ गए कि राइजर दल का भी मामला और असम जाति परिषद का दोनों बी टीम नहीं बल्कि एक ही टीम है और प्लस है, एक ही टीम प्लस है। इसलिए लोग समझ गए। और मुझे नहीं लगता आसामी इलाके के सिवा जो हमारे नूरिन ज्योति जी की पार्टी है तो वो 5,000 वोट भी पूरे आसाम में माइनॉरिटीज इलाके में नहीं ले पाएगी। मैं आज आपको बोल देता हूँ कि वकील गोगोई साहब ने जिस दिन से मेरे ऊपर फतवा दिया कि बदरुद्दीन जो है सांप्रदायिक दल है, उस दिन से ये क्लियर हो गया कि वो बीजेपी के साथ में है और बीजेपी की बी टीम हिसाब से नहीं, ए टीम एक्सटेंशन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो माइनॉरिटी एरिया में जो भी उनका एक उम्मीद था, कहीं 8-10 हज़ार वोट, मेरे ख्याल से 10,000 वोट पूरे आसाम में वो चैलेंज करता हूँ वो नहीं ला पाएंगे। 2-2.5 हज़ार, 3,000, 2-2.5 हज़ार, 3,000 से। इसलिए एक मालूम पड़ जाएगा कि कौन बीजेपी है और कौन बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी की ए टीम है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम लोग अपना जो रणनीति है वो हम लोग बना रहे हैं। हम लोग इंशाअल्लाह कोई सांप्रदायिक, अब देखिए एक बात, परसों मेरे ऊपर सारे इंडिया में एक मजा दिया। 2 साल पहले लोकसभा में मेरी एक तकरीर है, उसको 100% तोड़ मटोड़ करके कैसे उनके IT सेल के लोग बैठे हुए हैं कि बदरुद्दीन अजमल को 2 साल नहीं 10 साल पहले भी अगर कुछ बात बोला है तो उसको निकाल के लाओ। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे पास 15 साल का रिकॉर्ड है। एक रात को 2 बजे भी अगर मैं लेक्चर करता हूँ प्राइवेट किसी में, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो मैं इससे पहले भी चैलेंज कर चुका हूँ और ये पहले भी।